आप देख रहे हैं चैनल 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जुम्मे की नमाज से पहले एटा पुलिस अलर्ट हो चुकी है। शहर में फ्लैग मार्च किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शहर में फ्लैग मार्च किया है। सुरक्षा व्यवस्था का भी बारीकी से जायजा लिया है। बड़ी जानकारी है, अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। कहा जा रहा है किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। शहर में लगातार फ्लैग मार्च यहां पर किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से शहर में फ्लैग मार्च किया गया क्योंकि एटा में जुमे की नमाज को लेकर सतर्कता बढ़ चुकी है और इसी के चलते ये बड़ा एक्शन। यहाँ देखिए, इस समय जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व जो है चल रहा है और बड़े धूमधाम से जो है शहर में मनाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जैसा कि आज जो है जुमे की नमाज भी है, नमाज, और सामान्य तौर पे जो है इन त्योहारों की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोग जो है हर थाना क्षेत्र में और खास आबादी और जहाँ पर जो है दुर्गा पंडाल लगे हुए हैं एवं मंदिर मस्जिद हर जगह पर जो है फ्लैग मार्च जो है विभिन्न थानों द्वारा किया जा रहा है। इस संदर्भ में आज हम लोग सभी अधिकारी और कोतवाली नगर कोतवाली देहात की पूरी फोर्स जो है आज जो है एटा नगर, पूरा पटियाली, कैलाश टेम्पल और जहाँ जहाँ जो है दुर्गा पंडाल लगे हुए हैं। जानकारी के साथ विपिन कुमार हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, देखने को मिल रहा है कि जुम्मे की नमाज से पहले एटा पुलिस काफी ज्यादा अलर्ट हो चुकी है। आखिरकार पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं कि आगामी जुमा की नमाज को देखते हुए एटा पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। वहीं फ्लैग मार्च में एएसपी राजकुमार सिंह साहब, सीओ संजय सिंह और सीओ कृतिका सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान कोतवाली नगर सहित 3 थानों का पुलिस फोर्स मौजूद रहा, जो शहर में भ्रमण कर हर संवेदनशील जो बिंदु थे उन पर नजर रखी। वहीं एसएसपी ने कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि किसी भी तरह की उल्लंघन या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जरूरत पड़ने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी और खबर आ रही है जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये बड़ी राहत। सपा खेमे में खुशी की लहर इस वक्त है। सपा नेता रामेश्वर सिंह, जोगेंद्र सिंह को जमानत मिल चुकी है। दोनों सपा नेता जल्द आएंगे जेल से बाहर। 9 जून 2022 को रामेश्वर सिंह की गिरफ्तारी हुई। 9 मार्च 2023 को जोगेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया था। सपा के खेमे में एक खुशी की लहर, जहां 2 सपा नेता रिहा होने जा रहे हैं। 9 मार्च 2023 को केस फाइल हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत इस वक्त मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ी जानकारी है, सपा खेमे में खुशी की लहर, जुमे की नमाज और ऐसे में उससे पहले ये बड़ा एक्शन, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला। सपा खेमे में खुशी की लहर। सपा नेता रामेश्वर सिंह, जोगेंद्र सिंह को जमानत। दोनों सपा नेता जल्द आएंगे जेल से बाहर। 9 जून 2022 को रामेश्वर सिंह की गिरफ्तारी हुई। 9 मार्च 2023 को जोगेंद्र सिंह को गिरफ्तार भी किया गया था और उसके बाद अब ये फैसला, जहां पर दोनों को रिहा किया जाएगा। जल्द ही जेल से बाहर आएंगे दोनों नेता। जानकारी के साथ विपिन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सपा खेमे में खुशी की लहर इस वक्त है। जी निशी, आवाज आ रही है? जी विपिन। जी निशी, मैं आपको बता दूं, एटा की राजनीति में आज बड़ा मोड़ आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगंज से 3 बार विधायक रहे सपा के कद्दावर नेता रामेश्वर सिंह यादव
और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सपा खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है और समर्थकों में उत्साह का माहौल बन गया है। माना जा रहा है कि ये दोनों नेता जल्दी जेल से बाहर आ सकते हैं। इतिहास की बात करें अगर तो पूर्व विधायक अलीगंज रामेश्वर सिंह यादव को 9 जून 2022 को आगरा से गिरफ्तार किया गया था। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह को 9 मार्च 2023 को एटा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जी विपिन, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आखिरकार क्या कुछ कहा? जी अगर जब उनके अधिवक्ता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है और दोनों भाइयों को जमानत दे दी गई है। वहीं जो अब आगे की कार्रवाई है वो वकील लगातार कर रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों के अनुसार जोगेंद्र सिंह यादव कई मामलों में फरार चल रहे थे। उन पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज थे, जिनको लेकर दोनों भाइयों को जेल भेजा गया था। जी दोनों नेताओं की रिहाई के बाद सपा खेमे में आखिरकार किस प्रकार की खुशी की लहर है? जी सपा खेमा के नेताओं का कहना है कि यह फैसला सत्य और न्याय की जीत है और अब नेता जनता के बीच सक्रिय होकर अपनी राजनीतिक गतिविधियों को तेज करेंगे। कुल मिलाकर हाईकोर्ट का यह आदेश न केवल नेताओं को कानूनी राहत दी है बल्कि एटा की राजनीति में नई उथल पुथल और हलचल भी पैदा कर दी है। जी ठीक है विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में छात्रवृत्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने समारोह में शिरकत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस मौके पर सीएम योगी ने समारोह के अंतर्गत 3,96,602 छात्र छात्राओं को 89.96 करोड़ की धनराशि का हस्तांतरण किया और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रतिभावान छात्र छात्राओं को आगे पढ़ाई करने में आर्थिक रूप से कोई परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ख्याल रख रही है, जिसके तहत आज छात्रवृत्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया। सीएम ने कहा कि सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज यह छात्रवृत्ति वितरण का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें 4 लाख से अधिक छात्र छात्राएं अपना स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। अब इस सिलसिला हमने इसलिए शुरू किया है कि जिससे समय से सभी छात्राओं को उसकी स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति समय पे प्राप्त हो सके, इसके लिए इसकी शुरुआत करने के लिए मैं स्वयं आज यहां पे आपके बीच आया हूं। यह तो एक शुरुआत मात्र है, एक शुरुआत मात्र है। इससे भी बड़ी संख्या छात्र छात्राओं की है जिनको ये छात्रवृत्ति मिलनी है और छात्रवृत्ति भी बिना किसी हस्तक्षेप के प्राप्त होनी है। आप याद करिए 2017 के पहले, जिसके बारे में असीम अरुण जी, नरेंद्र कश्यप जी, दानिश आजाद जी और संजीव गौड़ जी कह रहे थे, क्या होता था जब कोई व्यक्ति छात्रवृत्ति वितरण करता था तो छात्र के पास छात्रवृत्ति नहीं पहुंच पाती थी, मनमाना होता था। जो छात्रवृत्ति सितंबर अक्टूबर में प्राप्त होनी चाहिए और छात्रवृत्ति मार्च अप्रैल तक पहुंच पाती थी और उसमें भी भेदभाव होता था। 2016 में अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रों की छात्रवृत्ति ही नहीं मिल दी गई। जब 17 में हमारी सरकार आई तो मैंने एक साथ 17-18 की भी और 18-19 की भी छात्रवृत्ति, 16-17 की भी और 17-18 की भी छात्रवृत्ति एक साथ प्रदेश भर के सभी बच्चों को उपलब्ध करवाई थी, जिससे वे सभी बच्चे जो इसके हकदार थे उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके। अभी ये आपने देखा होगा असीम अरुण जी ने जो कहा, हमारे कुछ जनपदों में मुझे शिकायत मिली थी कि अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए छात्रों की छात्रवृत्ति कुछ संस्थाओं ने डाटा अपलोड न करने के कारण वह छात्रवृत्ति उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई और डाटा लॉक हो गया। हम आज उस पर निर्णय करने वाले हैं और उन सभी छात्रों को जिनकी संख्या 5 लाख के आसपास है उनको स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके लिए पैसा तैयार कर लिया गया है और मुझे लगता है कि दीपावली के पहले पहले उन छात्रों को भी स्कॉलरशिप जो गत वर्ष की बची हुई थी, और ये केवल न केवल छात्रवृत्ति मिल रही बल्कि जिन लोगों की गलती से वह छात्रवृत्ति नहीं मिली थी उनकी भी जवाबदेही उसमें तय हो रही है।
कि आखिर वे छात्र इससे वंचित कैसे, क्योंकि हम लोगों ने एक चीज को देखा है और दुनिया के अंदर भी इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। खासतौर पर हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि आर्थिक प्रगति का जो पैमाना है वह शिक्षा से शुरू होती है, बेहतर शिक्षा से शुरू होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी शिक्षा की एक बड़ी भूमिका है और दुनिया के अंदर जहां भी वंचित तबका है, जहां भी व्यवस्था से उपेक्षित तबका है, अगर उन्हें विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है शिक्षा। और शिक्षा में उन वंचितों को स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था के साथ जोड़ करके उत्तम और बेहतरीन शिक्षा के माध्यम से उनके विकास के मार्ग को प्रशस्त करना, उनकी प्रतिभा का लाभ विकास की योजनाओं में लेना, ये दुनिया के अंदर भी है और पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने भारत के अंदर भी देखा है। आप याद करिए, हमारा ही देश है जिसने शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया। आरटी के तहत हर छात्र स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके, यह अनिवार्य किया गया। 5 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, अनिवार्य हो। बेटी को स्नातक तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त हो, इसके लिए अनेक स्कीम तैयार की गई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे प्रधानमंत्री जी ने 2020 में लागू किया, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हर छात्र और छात्रा को स्कूल तक पहुंचाने, इसके लिए उसे सुविधा संपन्न करने और ड्रॉप आउट रेट को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा करके शिक्षा को सर्वसमावेशी बना देना, यानी सबके लिए उपलब्ध करवा देना। इसके लिए अलग अलग मॉडल दिए जा रहे हैं। रांची के पुलिस हेडक्वार्टर में डीजीपी से बिहार के एक ऐसे परिवार ने मुलाकात की जिसका संबंध एनकाउंटर में मारे गए उत्तम यादव से है। दरअसल अपराधी उत्तम यादव को झारखंड पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया था और उसी वक्त आरोपी के साथी को भी कोई सुराग नहीं मिला, जिससे परिजनों ने आशंका जताई थी कि पुलिस ने एनकाउंटर में उसे भी मार गिराया है। परिजनों ने डीजीपी से लापता हुए व्यक्ति को तलाशने की गुहार लगाई है। क्रम है सर, उत्तम यादव का इनकाउंटर हुआ है 20/9/2025 को। उसी क्रम में आए हैं। एक उसका साथी बताया गया था और हजारीबाग में जेवर दुकान पे गोली चली थी, तो हजारीबाग के एसएसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 आदमी को गिरफ्तार भी किया गया था। उसमें बताए थे कि उत्तम यादव के साथ में एक दानिश इकबाल भी शामिल है और उसका ग्रुप का है और साथी भी है, और वो दोनों लोग का गिरफ्तारी का खोजबीन जारी है। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, जारी है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के मद्देनजर रांची रेल मंडल यात्रियों की सुविधाओं के लिए 14 स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर रहा है। ये स्पेशल ट्रेनें बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख गंतव्यों तक चलाई जाएंगी। इसमें कुछ का परिचालन शुरू हो गया है और कुछ जल्द चलाई जाएंगी। रांची रेल मंडल के सीनियर डीसीएम बता दें कि शुचि सिंह ने बताया है कि इस बार रांची रेल मंडल से अब तक की सबसे बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। रांची रेल मंडल न केवल अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, बल्कि यहां पर यात्रियों की सुविधाओं को भी खास ध्यान में रखा गया। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेशल चला रहा है ड्यूरिंग द अपकमिंग क्या तो नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, छठ फेस्टिवल। वी आर करेंटली रनिंग 14 स्पेशल ट्रेन्स जो कि अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जा रही हैं, एंड दे आर मेजरली कवरिंग द इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस ऑफ ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है इस फेस्टिवल का जो है महत्व है, वहाँ पे जा रही हैं। इसके अलावा काफ़ी डाइवर्स डेस्टिनेशन और काफ़ी डाइवर्स रूट्स के थ्रू ट्रेन्स जा रही हैं, जिसकी डिटेल लिस्ट अगर आप चाहेंगे तो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी।
उसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट जो इस टाइम का मेजर इशू होता है, उसके लिए भी हमने क्रॉस डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के थ्रू ऑफिसर्स की 24/7 नियुक्ति करी है और सारे दिन पे करीब 1 महीने की नियुक्ति की गई है सारे ऑफिसर्स की, जो कि 24/7 पर्सनली हमारे इंपॉर्टेंट स्टेशंस को मैन करेंगे। कानपुर पुलिस प्रशासन के साथ बैठक के बाद शहर काजी ने अपील की है कि कानपुर शहर काजी अब्दुल अबकुद्दीन हादी ने मुस्लिम समुदाय से अपील कर कहा है कि जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम नौजवानों को जुलूस नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर का माहौल अच्छा नहीं है और शहर में अमन और शांति के लिए हर मुस्लिम अपने इलाके में नौजवानों को समझाए। मैं अपील करता हूँ आइला और मोहम्मद को लेकर के जो इख्तलाफात कानपुर से उठे हैं, पूरे मुल्क में जगह जगह पर मुजाहरे और एहतजाजात हो रहे हैं और पुलिस के एक्शन भी हो रहे हैं। हम अपने कानपुर का माहौल भी महसूस कर रहे हैं कि बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। हमारी गुजारिश है कि अपने शहर के जो खासतौर से जिम्मेदारों से कि अपने अपने इलाके पर निगाह रखें और बच्चों को जुलूस निकालने से रोके, मना करें, क्योंकि पुलिस भी जो है अब टाइट होती हुई नजर आ रही है। अगर इस तरीके से अगर रहा हाल तो फिर हमारे शहर की अमन और शांति को नुकसान पहुंचेगा। बुंदेलखंड के जालौन जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे का केंद्र सरकार उन्हें सम्मानित करने जा रही है। टीएम पांडे ने जन भागीदारी से जल संरक्षण का एक अनोखा मॉडल विकसित किया है। उनके नेतृत्व में कोंच तहसील के ग्राम सतौह से निकलने वाले 83 किलोमीटर लंबी नून नदी को नया जीवन मिला है। वर्षों से सूखी पड़ी इस नदी में अब जल प्रवाह शुरू हो गया है और नदी के पुनर्जीवन के लिए सफाई और गहरीकरण और तटबंधों का निर्माण किया जा रहा है। जल संरक्षण के लिए चेक डैम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की समस्या काफी हद तक कम हुई है।